बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या अपोजिशन ने अपनी सारी उम्मीदें अब बांध ली हैं 8 फरवरी से। डिपेंड करता है कि पाकिस्तानी 8 फरवरी को बाहर आते हैं या नहीं आते। ओवरसीज पाकिस्तानी भी तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं 8 फरवरी को लेकर। बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया भर में जहां जहां पे पाकिस्तानी मौजूद हैं, जापान में, हर जगह पे ये कोशिश की जा रही है कि 8 फरवरी की मुनासबत से प्रोग्राम किए जाएं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान में होने वाली धांधली और इंसानी हकूक की पामालियां हैं, वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, पाकिस्तान में अदलिया को कैद किया गया है, आइन की धज्जियां उड़ा दी गई, बेशुमार चीजें हैं, तो इन सब के खिलाफ आवाज उठाई जाए। अब 8 फरवरी एक आप समझ लें टेस्टर है, या ये एक वार्म अप मैच है, या क्वालिफाइंग राउंड है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ये 8 फरवरी को कामयाब हो जाते हैं और पाकिस्तान को बंद कर देते हैं एक दिन के लिए, या इस किस्म के मुजाहरे या इस किस्म के मनाजिर आ जाते हैं पूरे पाकिस्तान से जिनके लिए पाकिस्तानी इंतजार कर रहे हैं या जो पाकिस्तान की इस वक्त जरूरत है, तो फिर ये क्वालिफाई कर जाएंगे एक बड़ी तहरीक के लिए। यानी फिर हुकूमत के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी कि इन्होंने एक मरतबा करके दिखा दिया है, ये दोबारा जरूर आएंगे और ये मुश्किल पैदा करेंगे। दोबारा ये कब आएंगे ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि फिर उसके बाद रमजानुल मुबारक है। 8 फरवरी के बाद 10 दिन के बाद रमजान शुरू हो जाएगा और छोटी ईद के बाद यानी मार्च के महीने में ये रमजान के अंदर सारी एक्टिविटीज होंगी और सारी चीजें तय पाएंगी और फिर मार्च के महीने के आखिर में बड़ी अनाउंसमेंट आ जाएगी कि पूरा पाकिस्तान कब और कैसे बंद करना है। ये 8 फरवरी को अगर तो जो वार्म अप मैच है या जिसे आप कहते हैं क्वालिफाइंग मैच है, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो फिर ये फाइनल खेलने की कोशिश करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि 8 फरवरी की इनकी कॉल नाकाम हो जाए और उस दिन ये पाकिस्तान को बंद ना कर सके। और अगर करे भी तो मीडिया को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, प्रोपेगेंडा इस तरीके से किया जाए जिससे ये साबित कर सके कि जनाब 8 फरवरी को तो पाकिस्तान बंद नहीं हुआ, अब वो अपना खेल खेलेंगे, अपोजिशन अपना खेल खेलेगी और दोनों तरफ पूरा जोर लगाया जाएगा। लेकिन हुकूमत को अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होती है तो हुकूमत को इस बात का आइडिया हो जाएगा कि अब ये फाइनल जरूर खेलेंगे और ये उस मामले की तरफ जरूर आएंगे। क्योंकि इमरान खान साहब का नया जो एक प्लान है वो ये नहीं है कि वो डी चौक चले जाएंगे या वो लाहौर चले जाएंगे या वो कहीं और चले जाएंगे। नहीं, वो पहले मरहले में पूरा मुल्क बंद करेंगे। मुल्क के हर कोने में वो नौजवानों को, अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को कहेंगे कि आप सड़कें बंद करें, गाड़ियां बंद करें, कारोबार बंद करें, हर चीज आप बंद कर दें। तो हुकूमत का ये शौक भी पूरा हो जाएगा। वैसे भी हुकूमत ने 3-3.5 साल से पूरा पाकिस्तान ही बंद किया हुआ, अब तो 4 साल होने वाले। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पाकिस्तान की मईशत से लेकर हर चीज का। तो 8 फरवरी को पता चलेगा। अगर 8 फरवरी को ये नाकाम हो जाते हैं, कामयाब नहीं होते फर्ज करें, तो फिर इनको दोबारा कामयाबी के लिए जोर लगाना पड़ेगा, लंबी कोशिश करनी पड़ेगी। तो 8 फरवरी एक ऐसा पहला पड़ाव है जो इन्हें हर हाल में पार करना पड़ेगा। अगर यहां से कामयाबी होती है तो फिर फाइनल करीब है, और अगर यहां से कामयाबी नहीं होती तो फिर फाइनल दूर है। इन्हें दोबारा से पूरा मैच खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया केपीके हाउस में इस्लामाबाद में, और वहां ये तय करने जा रहे हैं कि किस तरीके से 8 फरवरी को कामयाब बनाया जाए। और इमरान खान साहब की जेल के अंदर जो कैद तन्हाई है वो एक बड़ा सीरियस इशू है जिसको डिस्कस किया जाएगा। अचकजई साहब का अपोजिशन लीडर बन जाना ये एक तरह की कामयाबी है, और इसमें दावे किए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने रोल प्ले किया। नवाज शरीफ का लेना देना ही कोई नहीं। देखिए, इमरान खान के पास हुकूमत बनाने की ताकत थी, इमरान खान से हुकूमत छीन ली गई। फिर इमरान खान के पास जो है वो अपोजिशन लीडर बनाने की ताकत थी, तो उन्होंने अपना अपोजिशन लीडर एक पहले नामजद किया, उसको नायल कर दिया गया, तो उन्होंने दूसरा कर दिया। अब इसमें नवाज शरीफ का ना लेना ना देना, लेकिन क्योंकि ये आईनी काम, कानूनी काम भी रोक कर बैठे हुए हैं, तो क्योंकि 4-5-6 महीने गुजारने के बाद, यानी इमरान खान साहब ने तो अगस्त में कहा था और ये नोटिफिकेशन जाके जनवरी में हो रहा है, तो इतने महीने लगाने के बाद ये नहीं बता रहे कि इतने महीनों के लिए जिम्मेदार कौन है। वो ये कह रहे थे नवाज शरीफ की बड़ी मेहरबानी। भाई, नवाज शरीफ ने वोट डाला है या नवाज शरीफ ने नामजद किया है
यानी उन चीजों का एहसान आप कैसे चढ़ा। मिसाल के तौर पे एक आदमी की कोई अपनी चीज है, वो अपनी चीज लेता है किसी दूसरे आदमी से और वो आदमी से कहता है कि जनाब मेरा तेरे पे एहसान है कि मैंने तेरी चीज तुझे दे दी है। ये कैसा एहसान है? ये तो बदमाशी है, ये तो गुंडागर्दी है कि भाई एक चीज का मालिक ही नहीं है नवाज शरीफ, वो कैसे दे सकता है दूसरे आदमी को वो चीज जो उसका मालिक है। यानी मालिक तो इमरान खान है, उसने अचकजई को दिया, तो नवाज शरीफ बीच में ना 3 में ना 13 में देखो मैं तुमसे छीन सकता था, मेरे पास ताकत थी, फौज मेरे साथ खड़ी हुई है, आर्मी चीफ मेरे घर के अंदर है और सारी चीजें मैंने कंट्रोल की हुई है, देखो मैंने मेरा शुक्रिया अदा करो, मैंने दे दिया तुम्हें। ये तो घटियापन की इंतहा है। और वो मीडिया को कह ये खबर चलवा रहे हैं कि जनाब आप ये खबर चलाएं कि नवाज शरीफ ने अचकजई को अपोजिशन लीडर का ओहदा दिया, हालांकि नवाज शरीफ ना 3 में ना 13 में। नाजरीन, एक और खबर है मेरे पास, वो ये है कि पाकिस्तान ग़िज़ाई किल्लत का शिकार लगातार तेजी से हो रहा है। और ये ग़िज़ाई किल्लत इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ये वजह नहीं है। खाने के लिए है हमारे पास, लेकिन वो बहुत महंगा हो गया, गरीब आदमी की पहुंच से बाहर जा रहा है। गुर्बत की वजह से और महंगाई की वजह से आम आदमी जो है उनकी एक बड़ी तादाद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो रही है। इस वक्त जो लेटेस्ट आदादोशुमार है उनके मुताबिक चारों सूबों में ग़िज़ाई किल्लत बढ़ती जा रही है। बलूचिस्तान के लोग हमारे शानदार लोग हैं, वहां पे 30% से ज्यादा लोग जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, उन्हें पूरा खाना नहीं मिल रहा। ये तो एक तो आधे पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, लेकिन फिर भी उन्हें रोटी मिल जाती है। लेकिन यहां पे वो लोग हैं जो रोटी खाने को भी तरस रहे हैं। बलूचिस्तान में 30%, सिंध में 29% से ज्यादा है, पंजाब में 22.5% है और खैबर पख्तूनख्वा में 21.5% है। ये जनाब जो इन्फ्लेशन है और बढ़ती हुई महंगाई इसको आप कहते हैं, एक तो बढ़ती हुई महंगाई और लोगों में जो गुर्बत बढ़ती जा रही है उसकी वजह से लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने बहुत पहले ये इशू उठाया था जब ये तादाद बहुत थोड़ी होती थी, और वो ये कहते थे कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है जब उन्हें प्रॉपर खुराक नहीं मिलती, जब उन्हें दूध नहीं मिलता, उन्हें विटामिन्स नहीं मिलते, उन्हें फल नहीं मिलता, उन्हें अच्छी रोटी नहीं मिलती, तो तब हमारे बच्चों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, उनकी जिस्मानी ग्रोथ कम होती है। आप देखें दुनिया में कई ममालिक थे, यानी चाइना के बारे में लोग कहते थे बहुत छोटे छोटे फारग हैं, आज वो आपसे तेज भागते हैं, आज वो आपसे ज्यादा वजन उठाते हैं, आज वो आपसे अच्छी कुश्ती लड़ देते हैं। यानी भाग वो तेज लेते हैं, वजन वो ज्यादा उठा लेते हैं, कुव्वत उनके पास ज्यादा है, फुर्ती उनके पास ज्यादा है कि उन्होंने अपने कई दहाइयों पुराने मौक़िफ़ को एकदम यू टर्न लेके बदल दिया। और ये डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल की ताकत है जिसने इन्हें लगभग सरनगू कर दिया है। नादरीन, जो रेड जोन है उसको एक्सटेंड कर दिया इसराइल ने। एक और एक्टिविटी हुई है, यानी जो गाज़ा के अंदर इसराइली फोर्सेस घुसी हुई हैं, इन्होंने वहाँ पे एक रेड जोन बनाया हुआ है कि इस एरिया में कोई दाखिल नहीं होगा, और एक बफर जोन कायम कर दिया है इसराइल के मकबूजा इलाकों में और गज़ा की पट्टी में। अब उस रेड जोन में इसराइली फोर्सेस मज़ीद अंदर तक दाखिल हो गई हैं गज़ा में। ये रिपोर्ट हुआ है आलमी मीडिया में, और इसके बाद इसराइल का कब्ज़ा मज़ीद वहाँ पे मुस्तहकम हो गया है। लिहाजा जब तक मुसलमान मुल्कों की फ़ौजें नहीं जाती तब तक इसराइल लगता है कि ये ड्यूटी अदा करेगा और उसके बाद सूरत हाल बदल जाएगी। नाज़रीन, मुल्तान में एक फ़लस्तीन के हवाले से कॉन्फ्रेंस रखी थी सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने। ये वही सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हैं जो इसराइल भी गए फ्रीडम फ्लोटिला पे, और वहाँ पे इन्हें गिरफ़्तार भी किया गया इसराइल की जानिब से, लेकिन इन्होंने किसी भी किस्म के दस्तखत से इनकार कर दिया और माफ़ीनामे से भी इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि मेरा मुल्क किसी इसराइल नामी मुल्क को तस्लीम ही नहीं करता, तो मैं आपकी अदालत या आपके निज़ाम के सामने कैसे कोई चीज़ दस्तखत कर सकता हूँ। तो अब वही सेनेटर मुश्ताक साहब जो इसराइल से तो बच के आ गए, लेकिन अब वो मुल्तान में फ़लस्तीन गज़ा कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, लेकिन गज़ा कॉन्फ्रेंस से पहले ये आप तस्वीर देख सकते हैं, जिस हॉल में इन्होंने करना था उसे सील कर दिया गया है। यानी हुकूमत ने इकबाल मार्की खानेवाल को सील कर दिया और बदतरीन इसराइल नवाजी का सबूत दिया है। लेकिन मुल्तान में कल हर सूरत में
फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी इंशाअल्लाह। ये आज के दिन के हवाले से कल रात को सेनेटर मुश्ताक साहब ने स्टेटमेंट जारी किया और मरीम नवाज़ साहिबा को मुखातिब किया। देखिए, अब मरीम नवाज़ हों, नवाज़ शरीफ हों, आसिम मुनीर हों, शहबाज शरीफ हों, बहुत सारी कमिटमेंट आलमी सतह पे दी जा चुकी हैं और अब पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमतें हैं उन्हें उन कमिटमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा, चाहे गज़ा में फ़ौज भेजनी पड़े, चाहे इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने पड़े, चाहे अफ़गानिस्तान के साथ आपको एक और लड़ाई में कूदना पड़े, चाहे आपको अपनी मादनियात जो है वो सस्ते दामों बेचनी पड़े। वो जो भी है, जो आपने आलमी सतह पे कर लिए हैं मुआहदे और आलमी सतह पे जो वादे आपने कर लिए वो तो आपको पूरे करने पड़ेंगे। और इससे पहले भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि जब जब कोशिश की गई फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने की, पाकिस्तान में उस आवाज़ को कुचल दिया गया और इसकी वजह से इसराइली अखबारात, उनके तज्ज़ियाकार, उनका मीडिया, उनके लोग बहुत खुश हैं और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से उनको अब ठंडी हवा आती है, पहले की तरह वाले हालात नहीं हैं। वो इन हालात को अपने लिए फेवरेबल समझते हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर है आलमी सतह पे, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। ये पाकिस्तान के लिए एक से बढ़ के एक नया प्रॉब्लम आ रहा है। ये GSP+, ये एक स्टेटस है जो पाकिस्तान के पास है गुज़िश्ता कई सालों से। इस स्टेटस के तहत पाकिस्तान के जो ताजिर अपना माल लेकर जाते हैं यूरोप की मंडियों में, उन्हें टैक्सों से बहुत बड़ी छूट मिलती है और इससे वो ठीक ठाक पैसा बना लेते हैं। तो पाकिस्तानी ताजिरों को इससे बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन GSP+ स्टेटस अगर आप अपने पास रखना चाहते हैं तो यूरोपीय ममालिक की कुछ शराइत हैं जिनको आपको पूरा करना होता है और उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो इंसानी हुकूक के हवाले से हैं। अब यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान को GSP+ तरजीही टैरिफ स्कीम के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर जल्द ही नज़रसानी होने वाली है। अब वो ये पिछले साल भी कह रहे थे, इस साल दोबारा से उनकी ये धमकी आई है कि इंसानी हुकूक के मामलात हों, जबरी गुमशुदगियों का मामला हो और सिविल सोसाइटी। अच्छा, एक और बड़ा पाकिस्तान को फ़ायदा है, पाकिस्तान में जितनी भी इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं ना, ये जब यूरोपीय यूनियन में जाती हैं, अमेरिका में जाती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में जाती हैं, तो ये वही बात करती हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत कहती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान की इंसानी हुकूक की तंजीमें काफ़ी हद तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सियासी जमातों के कंट्रोल में है और इनका एक गठजोड़ है। ये जो तंजीमें हैं ये बाहर जाके वो पिक्चर ही नहीं बताते जो रियल पिक्चर है पाकिस्तान के अंदर। लिहाजा पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की तंजीमों के हवाले से भी बहुत सारा काम होना बाकी है। चंद चीज़ें ये रिपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये रिपोर्ट ही नहीं करते। ये बताते नहीं कि कैसे कत्लेआम हो रहा है, कैसे जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, कैसे मैंडेट चोरी हो रहा है, कैसे जाली मुकदमात में सियासी कारकुनों को उठा उठा कर जेलों में डाला जा रहा है। बहरहाल जो एक रिपोर्ट आई है IMF की, उसने खतरे की घंटी बजाई है। 7 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उस रिपोर्ट के अंदर हैं, ये अवैस हमीद साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने उसका खुलासा निकाला है और बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 5 नुक्ते निकाले, किसी ने 7 नुक्ते निकाले, किसी ने 12 नुक्ते निकाले, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो नुक्ता है IMF की रिपोर्ट का, ये 180 सफ़हात से ज़ायद की रिपोर्ट है। इसका जो पहला बड़ा नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान का तमाम जो सरकारी सेक्टर है, इसमें हर सतह पर मुसलसल और तबाहकुन किस्म की करप्शन फैल गई है। यानी पाकिस्तान का सारा जो सरकारी स्ट्रक्चर है उसमें बदतरीन करप्शन है इस वक्त, और करप्शन ने जड़ें पकड़ ली हैं हर जगह के अंदर। नंबर 2, रियासती इदारों में बड़े पैमाने पर गवर्नेंस के मसाइल हैं और एहतसाब का फुकदान है। अच्छा, इसमें SIFC का भी हवाला दिया गया। अब जो SIFC का इदारा बनाया गया है, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज भी इन्वॉल्व है, आर्मी चीफ भी इसके अंदर शामिल हैं और बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल किया गया है, फ़ौजी अफसरान को, जर्नलों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये SIFC के हवाले से कोई सालाना रिपोर्ट ही नहीं है, ना इसकी कोई कारकर्दगी रिपोर्ट है। इस पर कितना खर्चा आ रहा है, ये कितनी सरमायाकारी लेकर आया, कोई चीज़ नहीं है। तो गवर्नेंस के बड़े सीरियस मसाइल है पाकिस्तान के रियासती इदारों में और किसी किस्म का एहतसाब भी नहीं होता। तीसरा नुक्ता, जो अलीट क्लास है पाकिस्तान की, प्रिविलेज्ड क्लास, जो सबसे हाई क्लास के लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, ये जो अलीट क्लास है यही पाकिस्तान के हुक्मरान है, यही हुक्मरानी करते हैं, यही इक़्तिदार के अंदर रहते हैं, जो ज़ाती मफादात में मुआशी पॉलिसियाँ बनाते हैं। जैसे कि शुगर वाले हैं, जितने भी शुगर मिल मालिकान हैं वो सारे के सारे हुकूमत के अंदर रहते हैं, सियासी जमातों में शामिल हैं और ये मिलकर हुकूमतें बनाते हैं। इमरान खान साहब के साथ जहांगीर तरीन आए थे तो वो शुगर माफिया का हिस्सा थे। आज इमरान खान के पास कोई भी एक शुगर माफिया वाला बंदा नहीं बचा, क्योंकि सारे के सारे हुकूमत के साथ चले गए। लिहाजा इस तरह से अलीट क्लास हुक्मरान जो हैं ये ज़ाती मफादात में मुआशी पॉलिसियाँ बनाते हैं,
इसमें मिसाल दी IMF ने शुगर स्कैंडल का। नंबर 4 जो नुकता उन्होंने उठाया कि पेचीदा टैक्स निज़ाम करप्शन का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। पाकिस्तान में टैक्स ही कोई नहीं देता। जो ताकतवर आदमी है, जो बड़ा आदमी है, वो टैक्स देता ही नहीं। डायरेक्ट टैक्सेस का कोई सिस्टम ही नहीं है पाकिस्तान में। वो तरीका एक ही है, तनख्वाहदार तबके पे टैक्स लगाई जाओ, गरीब आदमी पे टैक्स लगाई जाओ, पेट्रोल बिजली और गैस महंगा करते जाओ। कोई टैक्स की इस्लाहात पाकिस्तान में की नहीं गई। बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत सारे अदवार आए, लेकिन किसी दौर में भी टैक्स की इस्लाहात नहीं की गई। इमरान खान साहब ने जब इसका नाम लिया तो उसके बाद पाकिस्तान में उस वजीर को ही तब्दील करना पड़ गया, क्योंकि माफिया इतने ज़बरदस्त तरीके से हमला आवर हुआ था। फिर उसके बाद कोरोना वायरस आ गया, लेकिन फिर भी मईशत तो चल ही रही थी इमरान खान के दौर में। अभी तो सत्ता ही बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने पकड़ के। बहरहाल पेचीदा टैक्स निज़ाम है, इसको ठीक करना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर लोग टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बदले में लोगों को फ़ायदा भी मिलता है। पाकिस्तान में ये निज़ाम भी खराबी का शिकार है। नंबर 5, अदालती निज़ाम में करप्शन और पेचीदगी सरमायाकारी में रुकावट है। अब इस पे बड़ा डिटेल उन्होंने लिखा है कि अदालतों का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। पूरी दुनिया में आप जहाँ पे भी अपना सरमाया लेकर जाते हैं ना, अपना पैसा लेकर जाते हैं, आप इस बुनियाद पर लेकर जाते हैं कि अगर किसी ने मेरा पैसा छीनने की कोशिश की तो वहाँ का अदालती निज़ाम ऐसा है कि मैं अपना पैसा बरामद कर लूँगा। आप गल्फ़ कंट्रीज़ में चले जाए ना, किसी का आपने पैसा देना है, आप उस मुल्क से बाहर नहीं निकल सकते। आपका फ़र्ज़ करें रोड पे एक चालान हुआ है ना, तो एयरपोर्ट पे आपको रोक लेंगे, जनाब आपका चालान हुआ है, आपने वो चालान जमा नहीं करवाया, पहले आप चालान के पैसे ये साथ वाले काउंटर पे जमा करवाएं, उसके बाद फिर आप अपनी फ़्लाइट पे बैठ के जाएंगे। ये हुआ मेरे साथ। मेरा एक दोस्त ट्रैवल कर रहा था तो अचानक उसको रोक लिया उन्होंने इमिग्रेशन पे। मैंने कहा जी आपको क्यों रोका? उसने कहा जी मेरे चालान पेंडिंग है 1-2, मैं वो जमा करवा के आता हूँ। वो गए, जाकर उन्होंने चालान पेंडिंग तो थे वो जमा करवाए। इसी तरह अगर किसी का पैसा लेकर आप भाग रहे हैं तो वहाँ पे बड़े सख्त कवानीन है, वहाँ की अदालतें इंसाफ देती हैं। हालांकि वहाँ डिक्टेटरशिप है, लेकिन अदालती निज़ाम में करप्शन और पेचीदगी सरमायाकारी में बहुत बड़ी रुकावट है पाकिस्तान में। एक तो ये भी आ गया। नंबर 6, अवाम हर काम के लिए सरकारी दफातर में रिश्वत देने पर मजबूर हैं। इससे पूरा का पूरा आपका सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही तबाह हो जाता है। जब आम आदमी अपने हर छोटे बड़े काम के लिए रिश्वत देता है ना, तो उसका इदारों पर से, सिस्टम पे से एतबार उठ जाता है और फिर मुल्क के अंदर लोगों की इनपुट ख़त्म हो जाती है। लोग मायूस हो जाते हैं। लोगों को लगता है ये आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा। लोग रोज़ाना अपने छोटे बड़े कामों के लिए रिश्वत देते हैं, और जब वो रिश्वत देकर अपना काम निकलवाते हैं तो पूरी सोसाइटी के अंदर रिश्वत का एक कल्चर आम हो जाता है। लोगों की इखलाकियात तबाह हो जाती हैं। बहरहाल ये IMF की ऑब्जर्वेशन उन्होंने बताया, और एक और भी उन्होंने बताया कि जो उनकी रिपोर्ट के आखिरी जो 4 माह थे, उन्होंने बताया जो उनकी रिपोर्ट के 4 माह थे उसमें 33% मुल्की कर्जे बढ़ गए। ये 4 माह में 33% उन्होंने बताए हैं, और 100% कर्जे इन्होंने बढ़ा लिए गुज़िश्ता 3 साल में। यानी पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जितना कर्जा पाकिस्तान ने लिया, उतना कर्जा इन्होंने गुज़िश्ता 3 साल में तकरीबन उसके बराबर कर्जा इन्होंने ले लिया। ये इन्होंने पाकिस्तान की हालत की है, और इसको ख्वाजा आसिफ बड़े शौक से हाइब्रिड रजीम कहते हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर है, लंदन में या यूरोप में, पूरे में हर जगह पे जो है वो अब 26 नवंबर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ओवरसीज़ पाकिस्तानी इज्तिमात करने जा रहे हैं, एहतजाजी इज्तिमात करने जा रहे हैं कि 26 नवंबर को पाकिस्तान में जो कत्लेआम हुआ उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। ज़्यादातर मुल्कों में 22 और 23 तारीखें जो हैं वो इसके लिए चुनी गई हैं। वजह यह है कि 22 और 23 को सैटरडे और संडे है, तो यहाँ पे एहतजाज किया जाएगा। लंदन में एतवार वाले दिन ह्यूमन चेन बनाई जाएगी, यानी इंसानी हाथों की जंजीर। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने फैसला किया है कि वो बरतानिया के शहर लंदन में